हैं आप लोग सब बढ़िया हैं। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात कह रहे हैं, क्या बात है, बड़े विशुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैली जी कह रहे हैं प्रणाम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। तो हमारा दोस्तों टॉपिक जो है उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। और टॉपिक हम लोगों ने कल स्टार्ट कर लिया है, मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार अपना टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स। तो सब बढ़िया हैं आप लोग। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप सब लोगों के मैसेजेस मुझे मिल गए हैं। अंकित जी, गुरु जी को प्रणाम, आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद बहुत बड़ा शब्द है भाई, आप तो छोटे भाई बहन जैसे हैं, तो इसलिए मैं हमेशा, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। तो कुंदन जी कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं सर, वेरी नाइस। तो अब हमको टॉपिक स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोगों ने मूल अधिकार हेडिंग डाल रखा है। कल 3 घंटे की अपनी जो क्लास है इसी विषय पर रही और मैंने आपको पहले से कह दिया हम लगभग 12 घंटे तक फंडामेंटल राइट्स टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों से बस 2 ही निवेदन, एक पुराने वीडियोस को देखकर इन वीडियोस को देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और दूसरा आपका जो भी प्रश्न हो वो प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों के प्रश्नों के आंसर देते हुए, और आप लोग भी बहुत शानदार तरीके से जवाब देते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो सभी दोस्तों, अब मुझे लगता है कि अपने को टॉपिक पर आ जाना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। हम लोग कल बात कर रहे थे अनुच्छेद 13 की। तो बहुत सारे मित्र जो आज पहली बार जुड़ेंगे वो कह सकते हैं कि सर हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट पीछे रह गए, तो मैंने उनसे पहले से ही रिक्वेस्ट कर लिया कि पुराने वीडियो देखकर इसे देखें तो और ज़्यादा समझ में ढंग से आएगा। तो अनुच्छेद 13 कल हम लोगों ने पढ़ लिया। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पावर देता है कि वो हमारे संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी अगर विधि बनाई जाती है तो उस विधि की समीक्षा कर सकता है। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का आधार है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया कि आर्टिकल 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, लॉ शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें कौन कौन सी बातें आती है वो सब हम लोगों ने पढ़ी। फिर आपको ये भी बताया गया कि गोलकनाथ वाद में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने 24वां संविधान संशोधन पढ़ा। 1971 में इंदिरा जी की सरकार थी, उस सरकार के द्वारा किया गया। और दोस्तों आप लोगों को ये बहुत ढंग से बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें कह दिया था कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो 24वां संशोधन करके अनुच्छेद 13(4) नाम की धारा संविधान में जोड़ दी गई, जो ये कहती है कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो कुछ मित्र कह रहे हैं, पूजा जी कह रही है कि वॉल्यूम बहुत कम है, आ नहीं रही है, टेक्निकल टीम आपकी सारी बातों को देख रही है। शिल्पा जी कह रहा है कि सर 13 अनुच्छेद जो है सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। यस, एकदम बात सही है। कुंदन जी, संविधान संशोधन को विधि से अलग किया गया, 24वां संशोधन ऐसा कहता है। ये सब बातें हम लोगों ने कल पढ़ी। साथ ही साथ दोस्तों हमने कल पृथक्करण का सिद्धांत भी पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाबिलिटी। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी कानून का, किसी भी विधि का जो भाग संविधान के साथ मेल नहीं खाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट है, संविधान के साथ असंगत है, केवल वो भाग रद्द हो जाएगा, पूरा का पूरा कानून रद्द नहीं होगा। ऐसा हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। आज हम लोग अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक और सिद्धांत है जिस पर आप लोगों ने कल पूछा भी था, मैंने कहा समय आने पर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। वो है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है मैं लिखवा भी दूंगा, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है। आच्छादन, आपको समझ में नहीं आए मुझे तुरंत रोकिएगा, लेकिन
रोक कौन सकता है? रोक वही सकता है जिन्होंने पुराने वीडियोस देखे हैं। रोक वही सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। लेकिन जो लोग एकदम अचानक बीच में आकर इसको देखेंगे और कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर है। हाँ, एकदम एकता शर्मा सही कह रहे हैं कि जिस मात्रा तक उल्लंघन होगा उस मात्रा तक उसे अलग कर दिया जाएगा। एकदम बात आपकी सही है। हिमांशु जी क्या कह रहे हैं? ओनली रिमूव अनसेटिस्फाइड पार्ट ऑफ रूल, नोट होल रूल। वेरी गुड, एकदम सही है। पूरा का पूरा जो है विधि खत्म नहीं होगी, केवल वही वाला पोर्शन खत्म होगा। अभिषेक जी, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं अंग्रेजी में, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इसको समझना बहुत ढंग से नहीं समझ में आ रहा तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं स्पीड को एकदम कम कर रखा हूं, साथ ही साथ इसको मैं लिखवा भी दूंगा। दोस्तों, एक शब्द है आच्छादन। आच्छादन मतलब किसी के ऊपर छा जाना। अब आप मुझे कहेंगे ये किसी के ऊपर छा जाना का अनुच्छेद 13 के साथ क्या संबंध है? तो क्या संबंध है जरा देखिएगा। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान। ठीक है, और ये कोई कानून है, ये कोई एक्ट है, ये अधिनियम है। इस अधिनियम में बहुत सारी धाराएं हैं। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ध्यान से सुन लेना। कल याद कीजिएगा, कल आप लोगों को बताया गया था पृथक्करण का सिद्धांत। वापस मैं पृथक्करण का सिद्धांत बताता हूं और इस आच्छादन का सिद्धांत, दोनों में अंतर क्या है उन दोनों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अंकित कह रहा है आच्छादन सिद्धांत टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में भी यूज कर दीजिए। अंकित जी थोड़ा इंतजार कीजिए, सब लिखा है मैंने, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लिखा है। देखिए, कल जब आपने पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ा था तब आपने क्या कहा था, क्या पढ़ा था कि जैसे ये कानून बना हुआ है कोई, इस कानून में कई सारी धाराएं हैं, ये सब धाराएं हैं, ये 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11। लेकिन जो धारा 6 है, वो धारा 6 जो है वो भारत के संविधान के साथ संगत नहीं है। संगत का मतलब भारत के संविधान में जो प्रावधान कर रखे हैं उन प्रावधानों के साथ इस धारा 6 का मेल नहीं हो पा रहा है। धारा 6 कोई अलग बात कह रही है और संविधान कुछ अलग कह रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये जो धारा है वो धारा अलग हो जाएगी, ये तो कहता है पृथक्करण का सिद्धांत। पूरा का पूरा कानून अलग नहीं होगा और वो केवल धारा अलग हो जाएगी, ये तो हो गया पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है। विशाल जी, सर को नमस्ते। सर ये क्लास यूपीएससी के लिए है क्या? विशाल जी, ये क्लास यूपीएससी से लगाकर स्टेट लेवल के एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। मेरे जो मित्र रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, कदापि ये ना सोचे कि हम बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं। मैंने ये हमेशा कहा है, डिटेल कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने कल पृथक्करण में बताया कि किसी कानून का कोई एक भाग अगर संविधान के साथ मेल नहीं खाता है तो वो भाग रद्द हो जाएगा, वो तो है पृथक्करण का सिद्धांत। लेकिन दोस्तों, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है, आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि ये जो कानून बना हुआ है, इस कानून में बहुत सारी धाराएं हैं। यदि कानून की कोई धारा जो है वो इस संविधान के साथ मेल नहीं खाती है तो वो धारा समाप्त नहीं होगी। पृथक्करण का सिद्धांत में धारा समाप्त हो जाती है और आच्छादन के सिद्धांत में धारा समाप्त नहीं होगी, बल्कि भारत का संविधान उसके ऊपर आच्छादित हो जाएगा। भारत का संविधान उसके ऊपर आच्छादित हो जाएगा का मतलब यह है कि वो धारा तो बनी रहेगी लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा। धारा का टकराव भारत के संविधान के साथ होते ही भारत का संविधान उसके ऊपर छा जाएगा, यानी भारत के संविधान में जो प्रावधान है उन प्रावधानों को माना जाएगा। सीमा जी कह रहे एक भाग को अलग करते हैं जो मेल नहीं खाता है, वो तो हो गया पृथक्करण का सिद्धांत। और किसी एक्ट की कोई धारा अगर संविधान के साथ मेल नहीं खाती है तो संविधान पूरा का पूरा उसके ऊपर आच्छादित हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। यस, सरोज कह रहे हैं कि कानून की कोई बात ठीक है विपरीत होती है तो वो समाप्त नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि पृथक्करण के सिद्धांत में धारा समाप्त हो जाती है और आच्छादन के सिद्धांत में धारा समाप्त नहीं होती है, बल्कि उसके ऊपर संविधान छा जाता है। अब आप मुझसे एक प्रश्न करोगे कि आच्छादन के सिद्धांत को हमें पालना क्यों करनी जरूरी है? उस धारा जब संविधान के साथ मेल खाती नहीं है तो उस धारा को समाप्त करो ना, दिक्कत क्या है? जब धारा कोई कानून बना हुआ है, उस कानून की कोई धारा जो है उस संविधान के साथ मेल नहीं खाती तो उस धारा को खत्म कर दीजिए। ऐसे धाराओं की हमें आवश्यकता नहीं है जो हमारे भारत के संविधान के खिलाफ में हो, ऐसा मुझसे आप कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई कानून ऐसा बनाया जाता है विशेष उद्देश्य से और उसकी धाराएं हो सकती है कि संविधान के साथ मेल नहीं खाती है, लेकिन फिर भी उसे बनाए रखना जरूरी है। बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार आपातकालीन परिस्थितियों में वो धाराएं काम आ जाती है। मैं इसे हमेशा इस तरह से उदाहरण देकर समझाता हूं कि मेरा ये पूरा बदन जो है, मेरा ये जो पूरा शरीर है वो आपके सामने है। मेरी ये अंगुली है, ये अंगुली खराब हो गई है, इसमें इन्फेक्शन हो गया है। तो पृथक्करण का सिद्धांत तो कहता है कि इस अंगुली को काट दीजिए लेकिन पूरे शरीर को बने रहने दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया पृथक्करण का सिद्धांत। और आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि मेरी अगर ये अंगुली खराब हो गई है, अगर इस अंगुली में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, इस अंगुली में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही है, ये अंगुली कुछ काम की नहीं रही है, तो आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि इस अंगुली को बने रहने दीजिए, पड़ी रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अंगुली काम नहीं कर रही है लेकिन अंगुली को काट दोगे तो शरीर की सुंदरता खत्म हो जाएगी, हाथ की सुंदरता खत्म हो जाएगी, इसलिए इस अंगुली को पड़े रहने दीजिए। आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि किसी कानून की कोई धारा यदि संविधान के खिलाफ में है तो उस धारा को समाप्त मत कीजिए, हो सकता है कि वो धारा कभी काम आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अयूब मलिक साहब कह रहे हैं कि 66A, आप हिंदी में लिख के थोड़ा भेजेंगे तो ये क्या लिख रहे हैं? प्रतीक काम कम हटाई गई। कल्पना जी सही जवाब दे रहे हैं कि धारा छिप जाती है, एकदम बात सही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे महामारी अधिनियम 1897 है, जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है। दोस्तों, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है, इसमें बहुत सारी धाराएं जो है वो अभी हमारे संविधान के साथ आपको मेल खाती हुई दिखाई नहीं देगी। आप कहेंगे कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, ये हमारे घूमने फिरने की स्वतंत्रता के खिलाफ है, ये हमारी जो और भी जो अन्य अधिकार है उसके खिलाफ में है। आपको घर में लॉकडाउन कर दिया गया, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपके आने जाने की जो स्वतंत्रता है वो आपकी सस्पेंड कर दी गई, इवन बाहर जाते तो पुलिस डंडे मारते। ऐसे कैसे हो गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू होते ही हमारे संविधान में इमरजेंसी नहीं लगी, इसके बावजूद भी हमें लॉकडाउन कर दिया गया, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, कहीं पर आने जाने नहीं दिया जा रहा है, बोलने की स्वतंत्रता पर कई सारे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से जब आपदा नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में ये एक्ट प्रभावी नहीं होता है। तो ये एक्ट की कुछ धाराएं जो है उस संविधान के खिलाफ में होते हुए भी उस एक्ट में पड़ी रहती है और भारत का संविधान उस एक्ट की धाराओं पर क्या हो जाता है? आच्छादित हो जाता है। चित्रा जी कह रहे हैं कि सर पृथक्करण में उस धारा को हटा दिया जाता है लेकिन इसमें उसके पहले की धारा बनी रहती है क्या? यस, पृथक्करण के सिद्धांत में धारा पूरी तरह से हट जाती है जो संविधान के खिलाफ में है, जबकि आच्छादन के सिद्धांत में जो धारा संविधान के खिलाफ में वो बनी रहती है, वो पड़ी रहती है, क्योंकि वो बाद में कभी भी काम आ सकती है, इस वजह से वो पड़ी रहती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। विजय कह रहा है कि फिर उस धारा के अनुसार कार्य नहीं होगा। हाँ, आच्छादन के सिद्धांत में यही होता है, जो धारा संविधान के खिलाफ में है वो धारा निष्क्रिय रहेगी, पड़ी रहेगी, उसके अनुसार काम नहीं होगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार काम होगा। आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है। शिल्पा जी कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़े तब काम में ली जा सकती है। यस, ऐसी धाराओं को इसलिए हटाया नहीं जाता है क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो कभी काम आ सकती है। हरिराम जी कहते हैं असंगत धारा को ढक लेना, आच्छादन सिद्धांत का मतलब यही है। असंगत धारा को ढक लेना आच्छादन सिद्धांत का मतलब यह हुआ, और पृथक्करण सिद्धांत का मतलब है असंगत धारा को हटा देना, पूरी तरह से उसको पृथक कर देना। वो तो हो गया पृथक्करण का सिद्धांत। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। ममता जी ने कहा आच्छादन का कोई उदाहरण देके बताइए। मैंने कहा ना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
जो अभी देश में लागू है, जिसके तहत कोरोना को आपदा घोषित किया गया है, ये सामान्य परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की बहुत सारी धाराओं में ये लिखा हुआ है कि सरकार आपदा घोषित होने पर आपकी संपत्ति को छीन सकती है कुछ समय के लिए। आपके अगर कोई बड़ा भवन बनाया हुआ है तो वो ले सकती है, आपकी कोई कार है, बस है, गाड़ी है, उसको सरकार ले सकती है। सरकार आपको लॉकडाउन कर सकती है, सरकार आपकी घूमने फिरने की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है। ये सब क्या है? ये वो धाराएं हैं जो आपको एक तरफ से दिखाई देगा कि संविधान के खिलाफ में है, लेकिन वो धाराएं अभी लागू है। और जैसे परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी, जैसे ये कोरोना संकट खत्म हो जाएगा, ये धारा निष्क्रिय हो जाएगी और भारत का संविधान वापस उसके ऊपर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर कहता है सर, हमको तो सरकार ने 50 दिन से लॉकडाउन कर दिया, मैं तो घूम फिर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो वॉक करने का अधिकार है, मेरे दोस्तों से मिलने का अधिकार है, मुझे सैलून में जाकर अपने बाल कटवाने का अधिकार है, मुझे मिठाई खाने का अधिकार है, सरकार ने तो मेरी इन सारी स्वतंत्रताओं पर रोक लगा दी। तो अभी जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की वो धाराएं सक्रिय हो गई जो सामान्य परिस्थितियों में छुप जाती है, ढक दी जाती है भारत के संविधान के द्वारा। तो अब मेरी बात को आप लोग समझे क्या? अंकित कह रहे हैं ऐसे तो सर सरकार इसका मिसयूज भी कर सकती है। देखिए, सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बहुत सारे सरकार काम कर रही है। सर आप कह सकते हैं कि सरकार इसको मिसयूज कर रही है, आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश जी कह रहे हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम को थोड़ा बता दोगे क्या? नहीं बताएंगे सुरेश जी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको नहीं बताएंगे। अलग से इस विषय पर क्लास ली जा सकती है। पायल कह रहा है कि सर प्रणाम, इसका मतलब सर ये धारा हमेशा रहती है, बस जरूरत हो तभी लागू होती है। एग्जैक्टली पायल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि वो धारा बनी भी रहती है, भले वो संविधान के खिलाफ में है, लेकिन वो एक्टिव कब होगी? जब उसकी जरूरत होगी वो धारा काम आ जाएगी। पृथक्करण सिद्धांत का ये घाटा है। क्या घाटा है? वो धारा ही हमने हटा दी। जैसे आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A जो थी वो हमने हटा दी पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत। अब जरूरत पड़ गई तो आपको धारा नई बनानी पड़ेगी, नया कानून बनाना पड़ेगा, जबकि आच्छादन के सिद्धांत में आपको धारा नई बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो जब जरूरत होती है वो तब क्या कर दी जाती है? एक्टिव कर दी जाती है। तो चलिए, जो मित्र लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा। आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, अनुच्छेद 13 इसका आधार है। ऐसा लिखिएगा, अनुच्छेद 13 इसका आधार है। अनुच्छेद 13 इसका आधार है। मतलब क्या है? 2008 के आरएस मेंस के पेपर में पूछा जा चुका है 20 शब्दों में। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स 20 शब्दों में आरएस मेंस में पूछी जा चुका है। समिता जी कह रहे हैं समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, आच्छादन का सिद्धांत, अनुच्छेद 13 इसका आधार है। होता क्या है? किसी भी विधि का वह भाग, किसी भी विधि का वह भाग जो संविधान के साथ किसी भी विधि का वह भाग जो संविधान के साथ असंगत हो, किसी भी विधि का वह भाग जो संविधान के साथ असंगत हो, संविधान के साथ असंगत हो, तो वह भाग समाप्त नहीं होकर, वह भाग समाप्त नहीं होकर, वह भाग समाप्त नहीं होकर संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है। वह भाग समाप्त नहीं होकर संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है। संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है। संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है। विजय, धारा रद्द करना और हटाना अलग अलग है क्या? एक ही बात है।
धारा रद्द कर दीजिए, हटा दीजिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दीजिए, अवैध घोषित कर दीजिए, शून्य घोषित कर दीजिए, एक ही बात है। धारा रद्द करना, धारा हटाना, धारा को असंवैधानिक घोषित करना, धारा को अवैध घोषित करना, धारा को शून्य घोषित करना, सब एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक मित्र ने प्रश्न पूछा, अभी आच्छादन का सिद्धांत लागू है क्या? अरे हाँ भाई, आच्छादन का सिद्धांत भी लागू है, पृथक्करण का सिद्धांत भी लागू है, तभी लागू है, तभी तो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम लोग इस पर चर्चा करते भी नहीं। बात को समझ रहे हैं? अभिषेक ने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, यानी उस खंड पर संविधान का ग्रहण लग जाता है। एक्चुअली में एक्लिप्स शब्द वहीं से बना है। अभिषेक, आप एकदम सही कह रहे हैं कि जो भाग किसी कानून का कोई भाग संविधान के साथ इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, मेल नहीं खाता है, संविधान के विपरीत है, तो उस पर संविधान का ग्रहण लग जाएगा। संविधान का ग्रहण लग जाएगा मतलब वो वाला जो भाग है उस पर भारत का संविधान छा जाएगा। एकदम आपने बात सही कही है। चलिए चलिए, अब मुझे लगता है कि अपने को इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आच्छादन के सिद्धांत के बाद में अब एक सिद्धांत और आ जाता है जिसको भी अपने को पढ़ लेना चाहिए मौलिक अधिकार टॉपिक के अंतर्गत, और वो है परित्याग का सिद्धांत। परित्याग का सिद्धांत, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। आप लोग दोस्तों जानते हैं, वेव जो शब्द है, ये वाला वेव, अंग्रेजी भाषा का वेव जो शब्द है उसका मतलब है त्याग करना। तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, परित्याग का सिद्धांत क्या है। आप लोग जो मौलिक अधिकार अभी पढ़ रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स अभी पढ़ने जा रहे हैं, अनुच्छेद 14 से लगाकर 32 तक जिन जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखा है, उन मौलिक अधिकारों को आप त्याग नहीं सकते। आपके जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों को आप त्याग नहीं सकते हैं, इसे कहा जाता है परित्याग का सिद्धांत। मौलिक अधिकार त्यागे नहीं जाते हैं, मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुझे इस अधिकार की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को छोड़ नहीं सकता, उसे हम लोग कहते हैं परित्याग का सिद्धांत। कुंदन कह रहा है कि अगर ये 13 का आधार है तो इसका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है क्या? देखिए, आच्छादन का ये जो जितने भी जो सिद्धांत होते हैं ये न्यायपालिका विकसित करती है। न्यायपालिका का काम है संविधान का व्याख्या करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी। ये सब सिद्धांत जो हैं हमने और आपने नहीं दिए, ये न्यायपालिका के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। हर सिद्धांत का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में हो ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये प्रतिपादित किए गए हैं। कैली कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का मतलब है परित्याग का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को नहीं त्याग सकता, कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को छोड़ नहीं सकता, इसे हम लोग कहते हैं परित्याग का सिद्धांत। सरोज, मौलिक अधिकार त्यागे नहीं जा सकते? यस, ऑब्वियसली, एकदम सही है। तो इस बात को समझ गए, डॉक्ट्रिन ऑफ वेव, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर से बना है। दीपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि नागरिकता त्याग कर सकते हैं। आप मुझे बताइए दीपेंद्र जी, नागरिकता क्या आपका मौलिक अधिकार है क्या? अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 32 में जो फंडामेंटल राइट्स जो दे रखे हैं उसमें नागरिकता है क्या? नागरिकता को त्यागिए ना। आप भारत के नागरिक हैं और भारत की नागरिकता आप छोड़कर अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो ये परित्याग के सिद्धांत के अंतर्गत थोड़ी आएगा। मैंने इसकी डेफिनेशन क्या दी है, मेरी बातों को सुनिए दीपेंद्र जी, मैंने डेफिनेशन क्या दी है। कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को नहीं त्याग सकता, और मूल अधिकारों का उल्लेख यूं तो 12 से लगाकर 35 तक है, लेकिन बेसिकली मूल अधिकार का वर्णन कहां पर है? 14 से लगाकर 32 तक। जो बात 14 से 32 तक जो मूल अधिकार दे रखे हैं उनको आप त्याग नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे जीने का अधिकार है, मैं ये नहीं कह सकता नहीं मैं नहीं जीऊंगा, मैं तो सुसाइड करूंगा। जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मूल अधिकार त्यागने का अधिकार नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। सुरेश कह रहा है कि सर नोट करवा दीजिए। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर लिख दीजिए। कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों को
नहीं छोड़ सकता है। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, मूल अधिकारों को नहीं छोड़ सकता है, मूल अधिकारों को नहीं छोड़ सकता है। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूं, आप केवल फिलहाल इतना लिख दीजिए, कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों को नहीं छोड़ सकता है, इसका मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। हाँ, लिख दीजिए, कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों को नहीं छोड़ सकता, इसका मतलब है वेव करने का मतलब ही छोड़ना होता है, परित्याग करना होता है। हाँ, मैं अभी आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, एकदम बताऊंगा। हाँ शिल्पा जी, कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार के लिए नागरिक शब्द लिखा हुआ है, बहुत सारे मूल अधिकारों में व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसे एग्जाम्पल देकर समझाऊं, आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, आप केवल उदाहरण दीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके और अपना उद्देश्य भी समझना है। अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर की समानता, ठीक है, बहुत ढंग से सुन लेना इसको। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। आप कह रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है ना कि उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण सुन लीजिए। 21 जीने का अधिकार, ये लो उदाहरण, ये उदाहरण है, ये मैं चार आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप बहुत ढंग से इसको सुनिएगा। अनुच्छेद 21 कह रहा है कि जीने का अधिकार, मैंने एग्जांपल आपको दिया, भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के तहत सबको जीने का अधिकार दिया गया। अब कोई नागरिक ये कहे, अगर मैं ये कहूं कि मुझे जीना नहीं, मैं तो मेरे सुसाइड करूंगा, मैं हूं, मेरे सारे मौलिक अधिकार मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, इस शरीर को मैंने बनाया, मैं खुद बड़ा हुआ हूं, मेरे जितना भी पैसा खर्च होता है मुझ पर मैं खुद करता हूं, आपको क्या करना है, राज्य को क्या करना है, मैं मेरे जीऊं, मैं मेरे मरूं, ये मेरी मर्जी है, आप ऐसा कह सकते हैं। जी नहीं, आप अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकते हैं, आपके जीने का अधिकार है, आप मर नहीं सकते हैं। इसी वजह से सुसाइड करना या सुसाइड का कंटेम्प्ट करना हमारे यहाँ पर अपराध माना गया है। आप अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकते। ये एक एग्जांपल, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई क्या? चलिए, ये तो हुआ एक एग्जांपल। अब आते हैं दूसरा इस पर। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता पर रोक लगेगी, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 17 ऐसा कहता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये कहता हूं सरकार से या किसी भी व्यक्ति से कि नहीं, तुम मेरे साथ छुआछूत कर सकते हो, मुझे मेरे मौलिक अधिकारों से कोई मतलब नहीं है। अरे तुम्हारे साथ छुआछूत नहीं की जा सकती है, तुम्हारा खुद का मामला नहीं है, ये देश के संविधान का मामला है, मौलिक अधिकारों का मामला है। तुम खुद ये नहीं कह सकते हो कि मेरे साथ छुआछूत की जा सकती है। आप अपने मौलिक अधिकारों को नहीं त्याग सकते। आप कहेंगे कि किसी ए नाम के व्यक्ति ने मेरे साथ छुआछूत की है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक व्यक्ति हूं और ए नाम के किसी व्यक्ति ने मेरे साथ छुआछूत का व्यवहार किया है और सबने ये देखा है, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में आप कह रहे हैं कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये मेरे साथ छुआछूत कर सकता है, ये मेरे को जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर सकता है, मेरे साथ अस्पृश्यता रख सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप नहीं हो, आप राज्य की संपत्ति हो और आप अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकते। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तो मेरी बात को शायद आप लोग समझे होंगे। फिर देखिए, अनुच्छेद 16 ये कहता है कि रोजगार में अवसर की समानता। आपने कोई एग्जाम दिया, आरएस का दिया, पटवारी का दिया, रीट का दिया, ग्राम सेवक का दिया, आईएएस का एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन हो गया,
और आपका एक अच्छा दोस्त है ए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अगर आप वहां से हट जाएं तो उसका सिलेक्शन हो जाए, तो आप सरकार को जाके ये थोड़ी कह सकते हो कि सर मैं जो है इस नौकरी से हट रहा हूं और मेरी जगह पर आप इसका सिलेक्शन कर दीजिए, मैं अपने जो समानता का अवसर है, रोजगार प्राप्त करने का जो अवसर है, उसको मैं त्यागता हूं और ए नाम के व्यक्ति को नौकरी पर लगा दीजिए। ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, अभी 2 मिनट में समझ रहे हैं। अब सरकार सबके साथ समान व्यवहार कर रही है, आप कह रहे नहीं नहीं मुझे समानता का व्यवहार नहीं चाहिए, आप ए के साथ व्यवहार कर लीजिए, बी के साथ व्यवहार कर लीजिए, उन्होंने मेरे साथ जो असमानता की, उन्होंने मेरे साथ जो भेदभाव किया, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। ठीक है, अनिल जी कह रहे हैं कि सर अब हमको समझ में आ गया। एकता कह रहे हैं कि यदि ये त्यागने का अधिकार नहीं होता तो बहुत मिसयूज होता। नहीं नहीं, आप उल्टा कह रहे हैं, यदि त्यागने का अधिकार होता तो बहुत मिसयूज होता। परित्याग का सिद्धांत का मतलब है त्याग नहीं सकते हैं, एकदम आप उल्टा बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता है। यदि त्यागने का अधिकार होता तो मिसयूज होता, त्यागने का अधिकार है ही नहीं, इसलिए इसका मिसयूज नहीं हो रहा है। वरना कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने के लिए उतारू हो जाता और कहेगा ये तो मेरा शरीर है, मैं सुसाइड करूंगा। तो मेरे हिसाब से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दीपेंद्र जी, आपका जो प्रश्न है वो आगे देखा जाएगा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। चलिए, तेज सिंह जी कह रहे मौलिक अधिकारों के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले के खिलाफ न्यायालय में सजा का प्रावधान है। बाकायदा तेज सिंह जी, कोई भी व्यक्ति अगर अपने मूल अधिकारों को छोड़ता है, जैसे मृत्युदंड के जैसे अनुच्छेद 21 के संदर्भ में बात करें, जीने के अधिकार में, कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उस पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इसी वजह से तो आत्महत्या करना हमारे यहाँ पर कानूनी अपराध माना गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखें। अनिता जी कह रहे हैं कि सर अब मुझे समझ में आ गया है। चलिए पायल, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, अब क्लियर हो गया मेरा टॉपिक। तो मैं एक लाइन में आपको वापस बता दूं क्या? एक लाइन में तीनों सिद्धांतों को पृथक्करण, मुझे आप जवाब देना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आच्छादन और परित्याग। मैं एक लाइन में एक बार एक साथ में समझाता हूं, क्या कह रहा है कोई? पृथक्करण का सिद्धांत, जो भाग असंगत है, जो भाग असंगत है वह समाप्त होगा। किसी भी कानून का कोई भाग अगर असंगत है, मिलता नहीं है संविधान के साथ, तो वो भाग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आच्छादन का सिद्धांत, जो भाग असंगत है, जो भाग असंगत है, संविधान उस पर आच्छादित हो जाएगा। आच्छादित हो जाएगा। परित्याग का सिद्धांत, कोई भी अपने मूल अधिकारों को छोड़ नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है। बस ये तीनों मैंने आपके सामने रख दिए हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अंकित, अच्छे से समझ में आ गया सर, उदाहरण के साथ भी आ गया, थैंक यू वेरी मच। मोनिका जी कह रहे हैं कि सर उसके पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे तो ये कौन तय करेगा कि सुसाइड ही बेस्ट ऑप्शन है? आप और हम तय करेंगे क्या? ये नहीं होता है। वैसे अनुच्छेद 21 से पढ़ेंगे तब आप ये प्रश्न पूछना, जवाब देंगे।
तो तीनों सिद्धांत मैंने आपके सामने रख दिए। अब मुझे लगता है कि अपने को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए चलिए, ये मेरे मित्र लोग जो प्रश्न पूछते हैं, मैं उनको कितनी बार समझाऊं कि अरे मेरे भाई, हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी टॉपिक पर आप प्रश्न पूछे। क्या अजान वाला प्रश्न अब कहाँ से आ गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी तो रोक लगा दी, अब मैं क्या करूँ? विषय जब आएगा उस पर चर्चा करेंगे ना अजान की। अजान का विषय यहाँ पर है ही नहीं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इरिटेट मत करें। अब देखिए, समानता का अधिकार, पहला मौलिक अधिकार, हेडिंग डाल दीजिएगा समानता का अधिकार। कोष्टक में लिख देना अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा जरा, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार बहुत सिंपल सा है, लेकिन मेरे दोस्त अक्सर गलतियां कर देते हैं। जो चीज़ जितनी सिंपल होती है वहाँ से अक्सर गलतियां होती है। तो जो नोट करना चाहें वो नोट भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 में दोस्तों लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, आगे क्या लिखा हुआ है? या विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, तो ये देखिए बहुत सामान्य सी बात लगती है लोगों को, पर मैं तो ये मानता हूं अनुच्छेद 14 में बहुत सुंदर सी बातें लिखी हुई है। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाता है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं और उसको वो गलत कर लेता है। जैसे देखिएगा जरा, विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। दोस्तों पहला सवाल तो यही आएगा, क्या आएगा? अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है, नंबर 1 विधि के समक्ष समानता, नंबर 2 विधि का समान संरक्षण, नंबर 3 1 और 2 दोनों, नंबर 4 दोनों ही नहीं। आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही। विधि के समक्ष समानता भी लिखी हुई है और विधि का समान संरक्षण भी लिखा हुआ है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। विधि के समक्ष समता या समानता या विधि का समान संरक्षण। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोनों को बहुत ढंग से अपने को समझना है। अभिषेक कह रहा है कि समता और समानता शब्द में फर्क है, लेकिन पॉलिटी में हम लोग इक्वालिटी शब्द को ही लेते हैं। इक्वालिटी थोड़ी सी और ज़्यादा नैतिक या मॉरल टर्म्स है, तो दोनों में अंतर तो है। विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण, इसका अब अपने को अर्थ समझना है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब है दोस्तों, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों कितना सुंदर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भेदभाव नहीं करेगा। इससे बढ़िया और क्या लिखा हुआ हो सकता है? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आप जरा सोचिएगा, जाति का भेदभाव नहीं, धर्म का भेदभाव नहीं, क्षेत्र का भेदभाव नहीं, लिंग का भेदभाव नहीं, नस्ल का भेदभाव नहीं, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे सुंदर संविधान और क्या हो सकता है? दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है, इतना सुंदर होते हुए भी इस कॉन्सेप्ट को ठीक नहीं माना गया है।
मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना, कुछ बातें नोट करने भी है, क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आपको पहले से कहा रखा है नए सिरे से पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारी बातें रिपीट हो रही होगी, लेकिन कुछ नई बातें भी है और अभी मैं नोट डलवा के भी उसको लिखवाने वाला हूँ। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, इससे बढ़िया और क्या बात है। लेकिन दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया है, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो दुनिया भर में दिया है वो दिया है डाइसी ने। डाइसी पूरा नाम भी अगर आप नोट करना चाहें तो उनका नाम है A.V. डाइसी। A.V. डाइसी ने एक किताब लिखी है, वो किताब का नाम भी लिख देता हूं, आप लोग भी लिख दीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लैंड के रहने वाले विद्वान हैं, नाम है A.V. डाइसी। हाँ, तो मैं सुरेश जी बस यही कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारी नई बातें आएगी। हमने कभी डाइसी का नाम नहीं लिखा होगा, और अगर डाइसी का नाम लिखा होगा तो कम से कम उनकी किताब का नाम तो नहीं लिखा होगा। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा, हाँ मैं साइड में हो गया हूँ पूनम जी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। A.V. डाइसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है विधि का शासन, रूल ऑफ द लॉ। एक्चुअली में ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, कौन सा, कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, विधि के समक्ष सभी बराबर होंगे, ये विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ से ही बना है। रूल ऑफ लॉ, विधि सबके लिए बराबर है, कोई भी व्यक्ति अगर विधि का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उसे समान रूप से दंड दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नियम है रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? इंग्लैंड के रहने वाले हैं A.V. डाइसी। A.V. डाइसी ने किताब लिखी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा बड़ा नाम है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं मान सकते हैं कि मैं तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो राइटर्स हैं उन्हीं के बारे में पूछेंगे। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने भी डाइसी की इन किताबों का अध्ययन किया है। तो डाइसी बहुत बड़ा विद्वान है, A.V. डाइसी नाम है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। विधि का शासन का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया, और विधि का शासन का मतलब कानून सबके लिए बराबर, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, और जब समान अपराध किया है तो सजा भी क्या दी जाएगी? समान सजा दी जाएगी, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है विधि का शासन, और इसी को हम लोग भारत में क्या कहते हैं? विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है दोस्तों, आप मुझसे एक प्रश्न करेंगे कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें दिक्कत क्या है? दोस्तों दिक्कत है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कहा जाता है कि ये नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक। आप कहेंगे यार क्या देश है हमारा, राष्ट्रपति से लगाकर गांव का सरपंच, गांव का एक सामान्य मतदाता, देश का नागरिक, सभी लोग एक जैसे हैं, एक प्रकार से नियमों से संचालित होंगे, एक जैसा कानून उनके ऊपर लागू होगा। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत क्या है? दिक्कत है दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है विधि के समक्ष समानता, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और इस नेगेटिव कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए ही अनुच्छेद 14 में एक और बात जोड़ी गई है, और वो जो बात जोड़ी गई है वो आपको जरूर नोट डाउन करनी है। उसका मतलब क्या होता है और किसके कहने से वो बात जोड़ी गई है, इसको जरा देखिएगा। सरोजा, आपने प्रश्न पूछा नागरिक संशोधन बिल को आर्टिकल 14 से क्यों जोड़ा जाता है, फिर बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं। संपत जी ने प्रश्न पूछा, सर विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा कह रहे हो, ऐसे क्यों कह रहे हो? यस, बहुत बढ़िया बात है, ये बड़े अच्छे प्रश्न है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो प्रश्न था कि ये नकारात्मक अवधारणा कैसे है,
इसके लिए मैं पहले एग्जाम्पल दूंगा और फिर अनुच्छेद 14 में अगली बात क्या लिखी हुई है उस पर बात करेंगे। दोस्तों एक एग्जाम्पल, अक्सर हम लोग क्लासेस में एक एग्जाम्पल देते हैं और वही एग्जाम्पल हमेशा मेरे हिसाब से फिट बैठता है। ये एसआई का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है और शारीरिक दक्षता का एग्जाम है। समझ लीजिए शारीरिक दक्षता का परीक्षा है। नियम ये कहता है, नियम ये क्या कहता है, 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है। 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है। ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, ये जो है एग्जाम जो है उसमें 100 लोग हैं टोटल। लोगों की संख्या कितनी है? 100। और सबको कितना दौड़ना है? 100 मीटर दौड़ना है। कितने सेकंड में दौड़ना है? 10 मिनट में दौड़ना है। इन 100 में से 60 तो मेल है और 40 फीमेल है। ठीक है दोस्तों, टोटल 100 लोग हैं, उनमें से 60 मेल है और 40 फीमेल है। क्या नियम है? सबको 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है। अब मुझे बताओ दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे हमको क्या करना है? किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर एग्जाम में पास होना है, 2 तारे अगर लगाने हैं कंधे के ऊपर, सब इंस्पेक्टर अगर बनना है तो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़िए। विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत ये कहता है। अब मुझे बताओ ये ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि बायोलॉजिकल रीजन, कई सारे जैविक के कारण ऐसे हैं कि आप इस मामले में पुरुष और महिलाओं को एक जैसा नहीं मान सकते हैं। आपको पुरुषों की एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी, महिलाओं की एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। अब आप देखिए, उसमें भी थोड़ा सा और देखिएगा। पुरुषों में जो 60 लोग हैं, उदाहरण के तौर पर उनमें से भी 8 लोग ऐसे हैं जो विकलांग है। उदाहरण के तौर पर, केवल उदाहरण दे रहा हूं मैं, विकलांग है। और जो 40 महिलाएं हैं उनमें से 4 महिलाएं जो ऐसी है वो विकलांग है। पता है दोस्तों, टोटल 4 प्रकार के लोग हो गए। एक सामान्य पुरुष, दूसरे जो विकलांग पुरुष है, तो 2 श्रेणियां तो वो होगी। एक सामान्य महिला है और दूसरी विकलांग महिला है, 2 श्रेणियां ये हो गई। 4 कैटेगरी हो गई है ये। आप कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, विकलांग चाहे पुरुष हो चाहे सामान्य पुरुष हो, महिला सामान्य हो चाहे महिला विकलांग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। विधि के समक्ष समता का सिद्धांत ये कहता है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 4 अलग अलग कैटेगरी है, तो आपको नियम भी 4 प्रकार के बनाने पड़ेंगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाना पड़ेगा। ये कहलाता है विधि का समान संरक्षण। तो मेरे हिसाब से ये नकारात्मक अवधारणा क्यों है? क्योंकि ये कई सारे लोगों के साथ भेदभाव करती है। इस वजह से विधि के समक्ष समानता की अवधारणा को नकारात्मक कहा जाता है। अच्छी होने के बावजूद भी, सुनने में अच्छी होने के बावजूद भी इसे नकारात्मक कहा जाता है। रेणु जी कह रहे हैं कि बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, औरतें हैं, लाचार हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं। यस, ये सारी बहुत सारे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से आप विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत का लागू नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 14 में दूसरी जो बात लिखी हुई है वो है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, ठीक है, इसको मैं लिखवाऊंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो इस बात को कई बार समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से वो गलत कर लेते हैं। विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अनुच्छेद 14 में 2 बातें लिखी हुई, एक लिखा हुआ विधि के समक्ष समानता, जो अब हम लोगों ने समझ लिया है, और दूसरा लिखा हुआ विधि का समान संरक्षण। दोस्तों सवाल ये आता है, अच्छा मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। यहाँ सुमन यादव सही कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, एकदम बात सही है।
जो मित्र लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा। विधि का समान संरक्षण की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? यूएसए से ली है, अमेरिका से ली है। ये आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है, अमेरिका से ली गई। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का भी उल्लेख है और विधि के समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दोनों का उल्लेख है। ये जो बात है ये बाद में लिखी गई थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों से बातचीत करते हुए संविधान सभा के अंतर्गत बताया था कि भारतीय संविधान का 3 बार पाठन किया गया था। 3 बार पाठन मतलब 3 बार रीडिंग हुई। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो पहला ड्राफ्ट बनाया गया, ड्राफ्ट पर चर्चा हुई, फिर इसके बाद में उसमें संशोधन हुआ, फिर दूसरी बार चर्चा हुई और फिर बाद में अंतिम रूप दिया गया। तो कुल मिलाकर 3 बार पाठन किया गया, 3 बार रीडिंग हुई संविधान की, संविधान सभा की बैठकों के दौरान। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब इनिशियल स्टेज में जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था पहली रीडिंग में, मैं बात कर रहा हूँ 1947-1948 के आसपास की, उस समय जब संविधान बन रहा था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक ही बात लिखी हुई थी कि विधि के समक्ष समानता हो गई। ये बात तो बाद में जोड़ी गई, तीसरी रीडिंग में आते आते जोड़ी गई। विधि का समान संरक्षण होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए। ये है क्या? ये तो मैं अभी लिखवाने वाला हूं अलग से बहुत ढंग से, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है, ये किसके सुझाव पर जोड़ा गया? संविधान सभा में कौन से सदस्य के सुझाव पर विधि का समान संरक्षण की अवधारणा जोड़ी गई थी? बताइए जरा। विधि का समान संरक्षण की अवधारणा किस मेंबर के सुझाव पर जोड़ा गया था? बता दीजिए। कोई बता सकता है? थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ और आपके पास जो मैसेज पहुँच रहा है उसमें शायद थोड़ा सा अंतराल आ रहा है, इस वजह से शायद जवाब देने में आप लोग समय ले रहे हैं। दीपेंद्र सिंह जी का जवाब आया BN राव। अभिषेक कह रहे हैं सर अंबेडकर शायद, ठीक है, ओके। और कोई? विक्रम सिंह जी अंबेडकर कह रहे हैं, अंजू बाला BN राव कह रही है, कुंदन कुमार जी कह रहे हैं अंबेडकर, उमेश जी कह रहे हैं BN राव, सीमा अरोड़ा अंबेडकर, शंकर जी कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट नोट करना चाहिए, ये बात नोट करनी चाहिए। दोस्तों, आपको मालूम होगा हमारी प्रारूप समिति में एक से बढ़कर एक मेंबर थे। डॉक्टर अंबेडकर विधि के बड़े जबरदस्त जानकार, TT कृष्णमाचार्य विधि के बहुत अच्छे जानकार, N गोपाला स्वामी अयंगर खुद बहुत अच्छे एडवोकेट, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर बहुत ज़बरदस्त वकील थे। इसके अलावा सर मोहम्मद सादुल्ला वो भी बहुत अच्छे जानकार थे लॉ के। तो एक से बढ़कर एक थे। तो किसने ये सुझाव दिया? तो लिख दीजिएगा, लिखिएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। लिखें लिखें आप लोग, अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के सुझाव पर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के सुझाव पर विधि का सम्मान संरक्षण, विधि का सम्मान संरक्षण, विधि का सम्मान संरक्षण शब्दावली जोड़ी गई थी। विधि का सम्मान संरक्षण शब्दावली जोड़ी गई थी। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के सुझाव पर विधि का समान संरक्षण शब्दावली जोड़ी गई थी। सुप्रिया जी कह रहे JP नारायण, जयप्रकाश नारायण तो संविधान सभा के मेंबर भी नहीं थे, ऐसे कैसे काम चलेगा सुप्रिया जी? तुक्का भी मारा तो ऐसे क्या तुक्का मारा? जितेंद्र जी कह रहे हैं सर आपने तो गूगली फेंक दी है, उसमें हम लोग फंस गए हैं। जी नहीं, ये गूगली नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे हिसाब से
ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर आप लोगों ने लिख दिया ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने यह सुझाव दिया कि विधि का समान संरक्षण होना चाहिए। मेरी बात समझ गए? अब विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब दोस्तों यह है समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा मैं बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है? समान लोगों के साथ समान लोगों के साथ समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। समान व्यवहार होना चाहिए। कई बार मित्रों को यह बात समझ में नहीं आती है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा सीधा डायरेक्टली, समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, यह अवधारणा होती है। नंबर 1 सामूहिक उत्तरदायित्व, नंबर 2 संसदीय शासन व्यवस्था, नंबर 3 विधि के समक्ष समानता, नंबर 4 विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण का मतलब है समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो हुआ कि जो मैंने आपको सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था, आपने लिख दिया समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। रेणु जी, हाँ, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एकदम बात सही है। विजय कह रहे समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना विधि का समान संरक्षण है। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए, हरिराम जी कह रहे हैं, ये भी बात एकदम सही है। तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था सब इंस्पेक्टर का। मैंने कहा कुछ पुरुष है, कुछ महिलाएं हैं, उसमें भी कुछ विकलांग हैं। तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार, एक अलग से कैटेगरी बनाई जाएगी पुरुषों की, ये समान लोग हो गए, उनके लिए आप समान व्यवहार कीजिए, उनके लिए एक जैसा नियम बनाइए। फिर महिलाओं की एक अलग से कैटेगरी होगी, ये एक समान ग्रुप हो गया, उनके लिए अलग से नियम बनाइए। तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए का मतलब होता है एक प्रकार के लोग, एक प्रकार की परिस्थितियों में एक प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि विधि का समान संरक्षण ही भारत में आरक्षण का आधार है। हमारे देश में कुछ कैटेगरी बना रखी है जनरल, कुछ बना रखी है ओबीसी, किसी को कह रखा हमने एससी, किसी को कह रखा हमने एसटी। ये जो अलग अलग जो कैटेगरी बनाई गई है उसका आधार अनुच्छेद 14 ही है। तो नोट मैंने करवा लिया, नोट लिखवा लिया आपने, नोट आपने लिख लिया होगा। यस सर लिख दिया, ऐसा अनीता जी शर्मा कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक मित्र ने प्रश्न पूछा था अभी कि CAA नागरिक सिटीजनशिप नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये जो बना था एक्ट, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये जो एक्ट बना, इस एक्ट पर हम लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको इशारा कर रहा हूं कि जो लोग CAA का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और जो लोग CAA का समर्थन कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं हमने अनुच्छेद 14 के तहत ही बनाया है। बड़ी जबरदस्त बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग CAA का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें 3 देश, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, यहाँ के जो मुस्लिम नागरिक हैं उनको नागरिकता ना देने का प्रावधान है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि साहब ये तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष जो समानता है उसका उल्लंघन है। आप धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हो? मुस्लिम है उसको नागरिकता आप नहीं दे रहे हो, ये तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो भी अनुच्छेद 14 का आधार बता रहे हैं। अजीब अजीब बात है, जो पक्षधर है वो भी अनुच्छेद 14 को आधार बता रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी अनुच्छेद 14 का आधार बता रहे हैं। तो जो CAA का विरोध कर रहे हैं वो तो इसलिए अनुच्छेद 14 को आधार बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं
कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता देता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है, और आप यहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, इसलिए वो इसका आधार बतला रहे हैं अनुच्छेद 14 को। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन हाँ सूरज जी, मैं मोटा मोटा ही बता रहा हूँ, मोटा भाई ने बनाया है इसलिए मोटा मोटा ही बता रहा हूँ। जबकि जो लोग इस CAA का समर्थन कर रहे हैं वो भी अनुच्छेद 14 को ही आधार बता रहे हैं। वो अनुच्छेद 14 को आधार क्यों बता रहे हैं? अगर आप लोगों ने, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने जब ये बिल संसद में रखा था तब उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अनुच्छेद 14 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। अनुच्छेद 14 खुद हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि विधि का समान संरक्षण होना चाहिए, और विधि का समान संरक्षण करने के लिए उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का आधार अनुच्छेद 14 है, ऐसा अमित शाह कह रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि विधि का समान संरक्षण कह रहा है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि प्रतिबंध किसी एक पर्टिकुलर जाति या धर्म के लोगों पर अगर लगाया जा रहा है तो वो उचित प्रतिबंध है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि उसका आधार अनुच्छेद 14 है, विधि का समान संरक्षण। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमित शाह जी का तर्क है। तो अब हम लोग थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं दोस्तों, और उसके बाद में हम लोग अनुच्छेद 15 और 16 को पढ़ेंगे। और ये अनुच्छेद 15 और 16 जो है वही आपके आरक्षण संबंधी जो प्रश्न मेरे सामने जो आ रहे हैं उसका मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग ब्रेक के बाद उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। विजय का प्रश्न है कि सर यदि आरक्षण है तो इसे सामान्य वर्ग के लोगों के संबंध में सामान्य लोगों के साथ असमान व्यवहार हो गया ना? अभी आरक्षण जैसे विषय पर हम लोग अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत बात करने वाले। 10 मिनट का ब्रेक है, आप लोग जुड़े रहिए। 10 मिनट बाद में हम इस विषय पर चर्चा को अपने वापस शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।